आज के पोस्ट मैच एनालिसिस में सीधे सीधे तौर पर हम यहाँ पर ज़्यादा नंबर्स में नहीं घुसेंगे। जी हाँ, नंबर्स को हम कहीं ना कहीं साइड करेंगे और सीधे मुद्दे पे आएंगे। इस मैच से रिलेटेड जो भी एनालिसिस है उसके मुद्दे पे यहाँ पर आपके सामने प्रेजेंट करेंगे। सर, नामीबिया की बात करें तो नामीबिया जो है, जैसे हमने आपको कम्युनिटी के थ्रू बताया कि नामीबिया का जो हाल रहा वो बहुत ही बदतर रहा। डेफिनेटली जब आपको एक अंडर 19 जब आपको एक वर्ल्ड कप खेलने के लिए आते हैं तो आपके पास एक्सक्यूज बहुत लिमिटेड हो जाते हैं। और आपने इससे पहले भी वर्ल्ड कप खेले हुए हैं, तो वर्ल्ड कप में आकर ऐसी इतनी गंदी परफॉर्मेंस देना डेफिनेटली ये अपने आप में डिसअपॉइंटिंग परफॉर्मेंस है। इसे आप लीपा पोती कर ढक कर इससे काम चला लें, ये सिर्फ ये कहकर कि हम एसोसिएट्स हैं, हमें मौके कम मिलते हैं, ये कहना बहुत गलत होगा। आप एक वर्ल्ड कप स्टेज पर जब आए तो ये परफॉर्मेंस की 50-60 पर ऑल आउट हो जाना, बैक टू बैक 100 रन भी आप नहीं बना पा रहे हैं, डेफिनेटली ये डिजास्टर परफॉर्मेंस है। और नामीबिया के लिए डेफिनेटली बहुत डिसअपॉइंटिंग भी है और शर्मनाक भी है और होना भी चाहिए कि परफॉर्मेंस बहुत खराब है। सिर्फ ये नहीं कि आप एसोसिएट्स हैं तो आपकी चीजें ढक जाएंगी कि हमें ये नहीं मिलता वो नहीं मिलता, हर बात बॉलर्स को भी नहीं मिलता। जी हाँ, बॉलर्स को भी नहीं मिलता। बॉलर 16 विकेट निकाल रहे हैं और आज के बल्ले से अभी तक 150 रन भी नहीं निकले। कम्युनिटी में जाकर चेक करिए कि परफॉर्मेंस क्या रही है। नामीबिया की बात करें, स्कॉटलैंड की बात करें, परफॉर्मेंस में इंप्रूवमेंट जरूर देखने को मिला मैच 1 से लेकर मैच 2 में, लेकिन डेफिनेटली इतनी स्ट्रांग पकड़ होने के बाद उस पकड़ को वापस आपने गवा दी। कैसे, वो भी हमने डिटेल में समझाया हुआ, कम्युनिटी में जाकर जरूर चेक करिए। जो मैच बहुत क्लोज गया, काफी लंबा गया, उसकी बात करते हैं, नेपाल वर्सेस पाकिस्तान। सीधे सीधे मुद्दे पे यहाँ पर आऊंगा बयान। सबसे पहले यहाँ अगर हम देखें तो कई यहाँ पर आज के मैच में ओवरऑल अगर हम देखें तो लड़कों के अंदर वो थोड़ी सी जो फाइट है वो देखने को हमें मिली। बिल्कुल मैच 1 के मुकाबले मैच 2 में हमें वो एक फाइट देखने को जरूर मिली है जो लड़कों के अंदर हमें मिसिंग था उस पहले मैच में देखने को मिली। लेकिन यहाँ पर भी उन लड़कों की तरफ से अभी भी हमें कुछ भी देखने को नहीं मिला जिनसे सबसे ज्यादा एक्सपेक्टेशंस यहाँ पर रहेगी, और हार की सबसे बड़ी वजह भी वही है। एक चीज में शुरुआत फेस बाय फेस से करना चाहूंगा, वहां पर बहुत क्लियर पिक्चर हमें नजर आ रही है। बिल्कुल, अगर हम बात करें 1 से 10 ओवर की तो 55 में 2 थे नेपाल की टीम। पावर प्ले 1 में, पावर प्ले 2 की बात करें 11 से 40 ओवर के बीच में तो 82 रन टीम ने जोड़े और 4 विकेट इस 30 ओवर के दौरान, बीच के ओवर के दौरान उन्होंने सिर्फ बनाए। और डेथ फेस में 41 से 50 ओवर की बात करें तो यहाँ पर टीम ने 60 रन जोड़े और 4 विकेट जो बचे थे ये इसी फेस में गिर गए और टीम 197 के टोटल पर ऑल आउट हो गई पूरे 50 ओवर खेलने के बाद। बिल्कुल, अब यहाँ पर चीज आप देखिए, पहले फेस में 55 रन बनाए गए, बेहतरीन फेस, बहुत अच्छा, बहुत ही शानदार फेस गया। विपिन रावल को पूरा क्रेडिट जाएगा उसका, बहुत ही शानदार फेस गया। उन्होंने कुछ अच्छे शॉट्स लगाए शुरुआत में, बहुत ही बेहतरीन शॉट्स उन्होंने रहे, निडर होकर वो खेले। पहला पावर प्ले डेफिनेटली यहाँ पर नेपाल जीता था अगर हम देखें, क्योंकि उनके पेसर्स वर्सेस नेपाल के बैट्समैन थे जहां पर नेपाल को जीतने में 55 रन टीम ने जोड़े, एक अच्छा स्ट्रॉन्ग टोटल यहाँ पर जोड़ा। 2 विकेट जरूर खाए, उसमें एक बड़ा विकेट भी था अर्जुन कुमार जैसे का, वो एक बड़ी झटका जरूर था। लेकिन उसके बाद आप मिड फेस में देखिए 82 पे 4 विकेट, 180 गेंदें आपने इस्तेमाल की और रन महज बनाए 82, यानी 100 बॉल का डिफरेंस यहाँ पर रहा। यार 180 गेंदों में 82 रन, ये क्रिकेट कंप्लीटली आउट ऑफ समझ था कि आखिर ये किस तरह क्रिकेट खेला जा रहा है। अब एक चीज़ और है, अब आप सोचेंगे कि यहाँ पर अगर किसी के जहन में ये हो कि रन्स करने में बहुत दिक्कत हो रही थी, पिच में रन्स कहीं ना कहीं निकल नहीं रहे थे, बहुत टाइम लगा, पाकिस्तान को भी बहुत टाइम लगा, देखिए वो कितने देर में जाकर चेस किया, तो आप खुद ही देखिए अचानक से ऐसा क्या हुआ कि नेपाल ने लास्ट के 10 ओवर में 60 रन जोड़े। बिल्कुल अचानक से पिच वो ठीक हो गई। लास्ट के 60 गेंदों में नेपाल ने 60 रन मारे हैं और बीच के 180 बॉलों में सिर्फ 82 रन जोड़े। मतलब 10-15 ओवर में पिच इतनी ड्रास्टिकली बदल गई कि लास्ट के 60 ओवर में बॉल रन पड़ गए, बीच के फेस पे रन नहीं पड़ा। ये बहुत ही पुअर बैटिंग इंटेंट दिखा है मिड फेस के बैट्समैन की तरफ से, और मिड फेस में नेपाल का ये क्लियरली नजर आता है। और दूसरी बात, अगर मैं ये आपके सोचूं कि पाकिस्तान भी काफी स्लो जा रहा था, काफी लेट होने लगा, तो फिर सबसे इंपॉर्टेंट बात इसमें आती है कि उन्हें सिर्फ जीत से मतलब। जी हाँ, जरूर। अगर यहाँ पर नेपाल चेस कर रहा होता और वो 49.5 ओवर में पहुंचे होते, तभी इसके बारे में बात ही नहीं कर रहे होते। आप पहले बैटिंग कर रहे हैं, आपके सामने आपसे एक स्ट्रांग टीम है, तो उनके लिए आपको पता है कि यहाँ पर 170-80 से हमारा काम नहीं चलेगा, हमें यहाँ पर टारगेट लगाना है 230 प्लस 240 प्लस, हमारा ये टारगेट पहले से होना चाहिए, ये आपके माइंड में रहता, उस हिसाब से आपको बैटिंग करनी थी। लेकिन आप कर क्या रहे हैं, 180 गेंदों में 82 रन बनाकर बैठे हुए हैं। मिड फेस बहुत बड़ा रीजन रहा है, बैटिंग इंटेंट पुअर रहा है, और उसमें सबसे बड़ा क्रेडिट फिर से उन्हीं 2 प्लेयर को जाएगा, देव खन्ना और गुलशन झा।
फिर से विकेट थ्रो किया है आज। बिल्कुल सही कहा आपने, और इसकी सबसे बड़ी वजह ये रही है, अगर आप देखेंगे डॉट बॉल्स का प्रेशर इसमें बिल्डअप हुआ, अननेसेसरी जो प्लेयर्स हैं, खासकर देव हैं, उत्तम मगर हैं, गुलशन झा हैं, ये अपने आप में डॉट बॉल्स काफ़ी ज़्यादा पार्टनरशिप बिल्डअप करने के चक्कर में ये भूल गए कि हमें थोड़ा सा रनिंग बिटवीन द विकेट भी अच्छी करनी है। हमें खाली बाउंड्री पर डिपेंड नहीं रहना है कि हम 6 बॉलें रोक रहे हैं और उसके बाद 7वीं बॉल में छक्का या चौका मार रहे हैं। तो ये एग्जैक्टली वनडे क्रिकेट का फॉर्मेट नहीं है, स्टाइल नहीं है खेलने का तरीका। हाँ, मॉडर्न क्रिकेट में मैं ये कर सकता हूँ, मुझसे सब हो सकता है, ये अलग बात है। ये इसमें आज कोई कह सकता है कि मेरे से ये हो सकता है। वनडे और टेस्ट क्रिकेट जो जितना लंबा फॉर्मेट चला जाएगा उसमें मैं वर्ड हटता चला जाता है। मेरा स्टाइल है, मेरा तरीका है, मेरा ऐसा है, मेरा वैसा है, ढलना पड़ेगा। वो जो लॉन्गर फॉर्मेट मांगता ही ये चीज़ है, जो कि हमें आज मिसिंग नज़र आई कहीं ना कहीं। अननेसेसरी डिफेंसिव हो जाना, ये हमें बहुत ज़्यादा नज़र आया। और फिर अचानक से अननेसेसरी एग्रेसिव हो जाना, वो भी एग्रेसिव बेतुका वाला, देव खनल और गुलशन झा का एंड विकेट आपने देखे ही है, मैच ही देख रहे थे। सही कहा आपने, 30 यार्ड क्रॉस नहीं कर पाए। देव खनल तो ऑलमोस्ट रिपीट किया उन्होंने पहले मैच का आउट जो हुआ है। बिल्कुल सही कहा, इतनी अटैकिंग अप्रोच रखना क्यों? इसलिए अटैकिंग अप्रोच है क्योंकि रन नहीं बनते। जी हाँ, रन नहीं बनते। उससे उस आउट होने से पहले अगर आप देखेंगे तो कछुए की स्पीड में रन बन रहे हैं। जी हाँ, देव खनल का आप स्ट्राइक रेट देखिए 62, उत्तम मगर का 26, गुलशन झा का 38, 47 बॉलें खेलकर 18 रन। और बढ़ाने के लिए कहिए तो कहते हैं कि 105, 110, 130, 140 का स्ट्राइक रेट इस वनडे क्रिकेट में लेकर आ जाते हैं। तो ये थोड़ी प्रॉब्लम है, आपको समझना होगा कि 85-90 का स्ट्राइक रेट बहुत है, बहुत अच्छा है। और आप मिडिल ऑर्डर के बल्लेबाज हैं, जरा इसको थोड़ा सा गौर करिए। अब मिडिल ऑर्डर में आ रहे हैं, गुलशन झा भी यहाँ मिडिल ऑर्डर में आ रहे हैं, वो नीचे बल्लेबाजी करने नहीं आ रहे लोअर ऑर्डर में। उनको समझना होगा, बहुत ही बेतुका और बकवास सा शॉट खेलकर फिर से गुलशन झा ने अपना विकेट दे दिया। दोनों प्लेयर इंटरनेशनल टच करके आए हुए हैं। हमने कहा था गुलशन झा तो टच भी नहीं किया है, तो काफी सारे अचीवमेंट भी अपने साथ जोड़ लिए, फिर भी ऐसी परफॉर्मेंस। बिल्कुल सही कहा, और हमने कहा भी था कि ऐसे आप पूरे इस वर्ल्ड कप में देखेंगे तो आप दो खासकर गुलशन झा इतने ज्यादा इंटरनेशनल मैचेस खेलने वाला कोई प्लेयर नहीं है किसी टीमों में। अगर आप गौर फरमाएंगे, अगर कहीं देखेंगे तो ये अपने आप में बहुत अटरली डिसअपॉइंटमेंट परफॉर्मेंस रही है। फिर से एक अच्छी 180 बॉलें भी आपने खेली मिड फेस में, और रन्स 82 रन बने। जब आपसे रनिंग बिटवीन द विकेट जब आपको अच्छी करनी थी, आप सिर्फ डिपेंड कर रहे हैं चौकों और छक्कों पर। और इस पे जब बल्लेबाज डिपेंड होने लग जाएगा तो उसका बेड़ा गर्क होना निश्चित। और उसका मतलब ये है कि उसके ऊपर खुद के ऊपर से कॉन्फिडेंस भी बहुत ज़्यादा खत्म हो गया कि वो ओडीआई क्रिकेट में 50 ओवर क्रिकेट में कहीं ना कहीं वो मिडिल ऑर्डर का बैट्समैन होकर टीम के लिए रन जोड़ने के लिए सिर्फ चौके छक्कों पे डिपेंड है। यानी उनको अपनी टैलेंट पे, अपने काबिलियत पे, अपने स्किल पे, अपने इंटेंट पे बहुत कम भरोसा है कि पता नहीं मैं कितनी देर तक टिक पाऊंगा, इससे अच्छा पहले मैं कुछ रन जोड़ के टीम के साथ चला जाऊं। ये इंटेंट के साथ मिडिल ऑर्डर के बैट्समैन 50 ओवर में डेफिनेटली एक्सेप्टेबल नहीं होंगे। और डेफिनेटली देव खनल और गुलशन झा बहुत बड़े रीजन है कि टीम 40-45 रन कम थी। अगर ये 230-35 के आसपास का स्कोर होता तो डेफिनेटली नेपाल इस गेम में ऑन हो सकता था। इस तरह की बॉलर्स ने पूरी अपनी जान लगा दी, कोशिश की इस मैच में आने के लिए, जबकि वो भी पिछड़ रहे थे, लेकिन फिर भी वो आए। लेकिन एक चीज की जरूर यहाँ तारीफ करना चाहेगा दिलप्रीत, वो है लोअर ऑर्डर का परफॉर्मेंस। दोनों ही मैचों में अगर इस पूरे अभी तक वर्ल्ड कप में नेपाल के लिए अगर कोई कंसिस्टेंट चीज रही है तो वो है लोअर ऑर्डर का। बिल्कुल सही कहा, दोनों ही मैचों में लोअर ऑर्डर ने टीम के लिए रन्स कर दिए हैं। पिछले मैच में 200 पार कराकर 238 तक टीम ने पहुंचाया, और इस मैच में भी टीम को 150 पार कराकर एक 197 तक का जो स्कोर पहुंचा है वो भी लोअर ऑर्डर का बहुत बड़ा हाथ रहा, जहां पर सुभाष भंडारी ने, दीपेश कंडेले और आकाश चंद ने भी, आकाश चंद ने वो 6 जो लगाया था वो अच्छा शॉट है। चलिए, ये बहुत अच्छा है। तो कंसिस्टेंसी में, यहाँ तक कंसिस्टेंसी में अर्जुन कमल भी नहीं हो पाए, होता है पहले मैच में नहीं चले कोई बात नहीं, वो अगले मैच में, लेकिन विपिन रावल ने कुछ अच्छी इनिंग जरूर, कुछ अच्छा शॉट। जी हाँ, तारीफ करनी होगी, विपिन रावल ने अपनी अच्छी इनिंग खेली। बस ये है कि वो जैसे हमने पिछले मैच में कहा था कि आपको फील्डिंग प्लेसमेंट पे भी नजर रखनी है, ये बहुत मस्ट हो जाता है। आपको याद होगा पिछले मैच में कहा था कि बल्लेबाजों को फील्डिंग में नजर रखनी है, कहां मिलिट्री फील्डिंग लगाई गई है, ये बॉल कहां डाल रहे हैं, क्या ये सच में वाइड डालने का प्लान है या हाई का प्लान है। उनका प्लान था और आप उसमें फंस गए। उन्होंने वो फील्डर देखा ही नहीं कि पीछे एक फील्डर है, वो कट करने के लिए गए और पीछे उन्होंने कैच लपक गया और उन्होंने अपना विकेट थ्रो गवा दिया। तो वो एक अच्छी इनिंग खेल रहे थे। शुरुआत में उन्होंने पावर प्ले में बेहतरीन कुछ शॉट्स लगाए, डेफिनेटली बहुत अच्छी लगा।
छोटी सी इनिंग थी लेकिन काफी अच्छी थी। लेकिन हाँ ये है कि अपने थोड़े से मिस जजमेंट की वजह से कहीं ना कहीं वो आउट हो गए। तो फील्डर को देखना चाहिए था कि आखिर वहाँ पर फील्डर है, उस बॉल को वो लीव करते तो वो वाइड बॉल जाती और शायद हमें चौका भी मिलता। उसके बाद यहाँ पर अगर पाकिस्तान के बॉलर्स की बात करें तो डेफिनेटली पेसर्स को नेपाल ने बहुत अच्छे से टैकल किया है, बहुत अच्छा टैकल किया आज में। लगभग एंड पेसर्स ने आपको डाटा बता रहे थे मुझे कितने ओवर डाले और कितने रन उन्होंने दिए, 24 ओवर के आसपास और 140 रन के आसपास। बिल्कुल कहा आपने, बिल्कुल 24 ओवर इन्होंने तकरीबन कराए हैं 4 पेसर्स से मिलकर और 140 रन के तकरीबन पेसर्स ने दिए हैं। विकेट जरूर निकाले हैं लेकिन वो विकेट्स काफी टाइम से थोड़ा वक्त लगाकर मिले हैं यहाँ पर। और स्पिनर्स का ज्यादा रहा है, अगर हम बात करें अराफत मिन्हाज जो है जिन्होंने 10 ओवर में 2 मेडन 23 रन 3 विकेट निकाला है, तो स्पिनर ने आकर थोड़ा गेम को चेंज किया और पाकिस्तान के मोमेंटम पर पूरी तरीके से लेकर चले। बिल्कुल, तो ये बात हो गई बॉलर्स की। तो यहाँ पर आप सीधे सीधे जैसे कि आप जानते हैं कि आप चलेंगे दूसरे हमारे इंपॉर्टेंट मुद्दे पे, वो है डिफेंड करने को लेकर। क्योंकि बैटिंग यूनिट में जैसे मैंने आपको बताया सबसे इंपॉर्टेंट जो रहा है वो है गुलशन और देव का। दूसरी बार लगातार ये गलतियां माफ करने लायक नहीं है। गलतियां बगा एक ही गलती से पहले भी आपसे बहुत बार वीडियोस में कहा है, अगर आप एक ही तरीके से बार बार आउट हो रहे हैं तो फिर ये गलती मत डालिए, किससे आप सीखेंगे, ये आपकी आदत बन चुकी है। बिल्कुल सर, आप दोनों सेम तरीके से पहले मैच में आउट हुए थे, अपना विकेट आपने उठाकर मारा, थ्रो किया और अपना विकेट गवा दिया। और इस मैच में वही हुआ। अगर आप थोड़ा सा और पेशेंस रखते और अपने रिक्वायर्ड रन रेट को अपने बेहतर कर रखते तो डेफिनेटली शायद टीम यहाँ पर इस मैच को जीत सकती थी, क्योंकि टीम बहुत नजदीक पहुंच गई थी। बॉलर्स ने अच्छी वापसी जरूर कराई थी, अगर यहाँ पर 240 के आसपास का स्कोर होता। एंड बॉलर्स ने कोशिश की है यहाँ पर, लेकिन फिर भी यहाँ पर कमी रह गई। और वही कमी जिसकी हम बात कर रहे थे, ये हमने फिर से पिछले एनालिसिस में कहा था, इस एनालिसिस में भी कहा, और एक जो हमारे व्यूअर हैं उनके कमेंट के जवाब में भी मैंने ये चीज़ कही थी। नई बॉल से अगर टीम को विकेट नहीं मिलेगा, फर्स्ट पावर प्ले में नई बॉल से अगर विकेट नहीं मिलेगा तो फिर इस तरह के टोटल्स आपको डिफेंड करने में हमेशा, या फिर टीम को कम में रोकने में हमेशा आपको नाकामी हाथ लगेगी। और आज भी वही हुआ। बिल्कुल सही कहा आपने, बहुत मुश्किल हो जाता है अगर नई बॉल से ऊपरी बल्लेबाजों का विकेट ना मिले लॉन्गर फॉर्मेट में। और ये हमने एग्जैक्टली कहा भी था कि पिछले साल भी जो नेपाल की मेन साइड है, नेशनल साइड, जो जब T20 खेल रहे थे रीजनल फाइनल्स के लिए ओमान के खिलाफ, उससे पहले हमने भी कहा था कि नई बॉल से सोमपारा करन जो है वो विकेट ले, लेकिन खैर वो शॉर्टर फॉर्मेट था, वो बात गई हो गया। लेकिन लॉन्गर फॉर्मेट्स में बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है 10-10 ओवर का पावर प्ले, फील्डर्स अंदर हैं तो लेकिन गुलशन झा जो कर रहे थे एग्जैक्टली वो ठीक मेन इवेंट पर आकर स्टॉप हो गए, उनसे विकेट नहीं लिया जा रहा। और जो पार्टनर है वो भी नई बॉल से एकदम बेदम नजर आ रहे हैं। अगर हम बात करें, कुछ ईआऊ होता जरूर है थोड़ा बहुत, लेकिन विकेट वाली जो डिलीवरी है वो नहीं आती। गुलशन झा, इस बार दुर्गेश गुप्ता साथ थे, 7 ओवर में उन्होंने 38 रन दे डाले, कुछ खास इतनी लाइन और लेंथ उनके शुरू के 2 ओवर बहुत अच्छे गए थे दुर्गेश गुप्ता के, बहुत अच्छी लेंथ भी थी, अच्छा पकड़ के चल रहे थे। फिर उसके बाद एक 6 जो आया उनके, मेरे ख्याल से पैर के पास से शहजाद खान ने मारा था, थर्ड मैन के आसपास उधर पीछे की तरफ, बस उसके बाद से उन्होंने लय खो दी। बिल्कुल सही कहा आपने, और थोड़ा देर हो गई। और उसके बाद सुभाष भंडारी ने 10 ओवर भी डाले लेकिन उन्हें विकेट नहीं मिला। तो 48 रन उन्होंने दिया। अगर काश उनसे भी अगर कुछ एक आध बॉल थोड़ी बेटर हो जाती तो शायद कुछ यहाँ पर नेपाल के लिए कुछ उम्मीदें थी, लेकिन मीडियोकर और बॉलिंग हमें कहना होगा नजर आई। आकाश चंद इकलौते रहे हैं जिन्होंने, मैं ये आपसे पूछना चाहूंगा, आकाश चंद को 3 विकेट किस तरह से मिले हैं? बिल्कुल, देखिए शॉर्ट पिच डिलीवरीज उन्होंने तीनों के लिए उन्होंने शॉर्ट पिच डिलीवरी रखी है। आप देखेंगे एकदम चेस्ट के और उनके नेक के आसपास वो बॉलें हैं। अगर आप गौर से देखेंगे, आपने देखा भी होगा मैच, तो इसके आसपास वो बॉलें हैं, नेक के और चेस्ट के आसपास, और इसके आसपास तीनों ही बल्लेबाजों को स्पीड भी अच्छी थी। नहीं, स्पीड भी बहुत अच्छी थी। जी हाँ, बिल्कुल सही कहा आपने, तेजी के साथ आई। बल्लेबाजों का जो रिएक्शन था वो लेट था, और उसी में वो तीनों के तीनों बल्लेबाज, कोई आपके कवर एरिया में आउट हुआ, वहाँ की जगह मिड ऑफ में आउट हुआ, कोई मिड विकेट पे आउट हुआ, कोई आपके स्क्वायर लेग की तरफ आउट हुआ, डीप स्क्वायर लेग की तरफ, बैकवर्ड डीप पॉइंट की तरफ, माफ कीजिए, लेफ्टी बैट्समैन थे, उन्होंने मारा तो डीप पॉइंट की तरफ वो आउट हो गए। तो इन तीनों बल्लेबाजों को ऐसे ही आउट किया है शॉर्ट बॉल पर आकाश चंद ने। और बॉडी के क्लोज जो 7 बैग जो आउट हुए हैं वो बिल्कुल बॉडी के क्लोज था, बिल्कुल एकदम चिपकी हुई बॉल थी, रूम नहीं था किसी में भी, उन्होंने सीधा मारा और जो मिड ऑन के प्लेयर थे सर्कल के अंदर, उन्होंने आसान सा कैच
लपक गई। बिल्कुल, तो आकाश चंद ने पूरी अपनी तरफ से कोशिश जरूर की इस बॉलिंग में, लेकिन डेफिनेटली आज जो स्पिनर्स की बात कर रहे हैं जिन्होंने पहले मैच में काफ़ी अच्छी बॉलिंग कराई थी वापसी कराई थी टीम की, वो आज, या फिर जो आप देखें पाकिस्तान के जो स्पिनर्स ने काम किया वो नेपाल के स्पिनर्स बिल्कुल भी अपनी टीम के लिए नहीं कर पाए और विकेट्स नहीं निकाल पाए सबसे इंपॉर्टेंटली। और फिर भी मैं अभी भी कहूंगा कि बैट्समैन का ज्यादा ब्लेम मैं दूंगा यहाँ पर। आप कुछ रन्स भी तो दीजिए, सामने कोई जापान या भूटान या कोई चाइना ये सब टीमें नहीं खेल रही, सामने आपको पता है कि नहीं भैया वो हमसे अच्छी टीम है, बेहतर टीम है, चाहे कैसे भी सिचुएशन में मैच तो वो जीते ना, हमसे बेहतर टीम है, तो हमें कुछ रन्स भी बोर्ड पर चाहिए। बॉलर्स ने कोशिश की इस 197 में उन्होंने कोशिश की कि मैच को लेकर गए, उन्होंने आधे और टीम को भी ऑल आउट किया, लेकिन अगर कुछ 40% कुछ और होते, क्योंकि और सबसे बड़ी बात है कि आप दो बड़े प्लेयर्स हैं, आप सीनियर टीम से खेल कर आ चुके हैं, एक तो रेगुलर टीम में प्लेयर है गुलशन जाकिर, वही तो एक आप कप्तान हैं, विकेट थ्रो करके चले जाते हैं, जिन को जरूरत है आप थ्रो करके चले जाते हैं, आपसे ज्यादा रन लोअर ऑर्डर के बैट्समैन कर रहे हैं, बताइए आप, और आप कैप्टन हैं टीम के, और उसके बाद और आप सीनियर टीम में भी खेल चुके हैं, और उसके बाद गुलशन जाकिर की बात करें, दोनों बार में अपना विकेट थ्रो किया, 47 बॉलों में 18 रन किए, उसके बाद अपना चला दिया, आपने बॉल्स ली कम से कम इसको बिल्डअप करते, लेकिन उससे पहले आउट हो गए, चले गए। तो ये पूरा परफॉर्मेंस यहाँ पर रहा है। उस मैच के मुकाबले कुछ चीजें बेहतर जरूर देखने को मिली, लेकिन एट द एंड गुलशन झा और देव खन्ना ने वापस से डिसअपॉइंट किया, उनसे बहुत उम्मीदें थी, लेकिन फिर से नई बॉल से फिर विकेट नहीं मिला। उन्होंने लगातार कहा है नई बॉल से पावर प्ले में अगर आपको विकेट नहीं मिलेगा तो मैच जीतने में आपको काफी दिक्कतों का सामना कर सकते हैं, खास करके जब आप बड़ी टीमों के खिलाफ मैच खेलते हैं। फिलहाल इस एनालिसिस में इतना ही, बंद रहिए डेल क्रिकेट चैनल के साथ, बाय।